हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट नंबर 5 ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। हमने लास्ट पार्ट में चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बैक एक्सरसाइज एंड कुछ क्विज टाइम के क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम पहले स्टार्ट करेंगे विद द क्विज टाइम क्वेश्चंस। तो मुझे दो क्विज टाइम क्वेश्चंस मिले थे फॉर द कॉम्पोजिशन टॉपिक। आपको याद होगा हमने पार्ट नंबर 2 में हम ऑलरेडी आरसीएम के सर्विसेज का हमने क्वेश्चंस देख लिए थे आरसीएम के। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, दैट इज सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्विज टाइम क्वेश्चन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन dash is not eligible for composition scheme even though his aggregate turnover does not exceed 1.5 crores in the preceding financial year। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता इवन दो हिज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 crores इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हमने देखा था कि कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं। देयर आर सम नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज जिसके अगर आप मैन्युफैक्चरर नॉट ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर हो, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम irrespective ऑफ योर टर्नओवर। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर्स की जब हमने बात करी थी उसमें कई कई तरह के गुड्स आए थे। आइसक्रीम आपको याद होगा। ठीक है, आइसक्रीम था, टोबैको प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, एरेटेड वाटर्स के मैन्युफैक्चरर वो थे। फ्लाई ऐश ब्रेक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, ऐसे कई कई और भी चीज़ें थी उस लिस्ट में जिसके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑप्शंस देखो, एक है ट्रेडिंग इन पान मसाला। पान मसाला भी था उसमें। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ट्रेडर हैं। ही इज़ नॉट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ही इज़ नॉट मैन्युफैक्चरर, सो दैट्स व्हाई ही कैन ऑप्ट। The person who is doing trading in pan masala, they can opt for composition scheme because they are not manufacturer. ठीक है, सेकंड ऑप्शन, मैन्युफैक्चरिंग एडिटेड वाटर्स। दिस इज द राइट ऑप्शन। Any person who is manufacturing aerated waters cannot opt for the composition scheme irrespective of the turnover। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। ऑप्शन सी, रिसीविंग एनी इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स। देखो, इंटर स्टेट की इनवर्ट सप्लाईज अगर आप लेते हो तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप जो है सप्लाईज आप खरीद रहे हो। ठीक है, आप सप्लाईज इनवर्ट ले रहे हो सप्लाईज, यू आर नॉट सेलिंग। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या कहती है कि इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम यू कैन नॉट सेल आउटसाइड योर स्टेट, दैट इज यू कैन नॉट डू इंटर स्टेट सप्लाईज। Interstate outward supplies you cannot do that, but you can do interstate inward supplies, that is not a problem। प्रोक्योरमेंट आप कर सकते हो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट वट एवर यू लाइक, कैसे भी आपको करना है। बट जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, जो आपकी सेल्स हैं, उन वो आपको इंट्रा स्टेट ही करनी पड़ेगी। इंट्रा स्टेट, इनसाइड योर ओन स्टेट, नॉट यू कैन नॉट गो आउटसाइड। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन देखो, मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो हमने क्या पता था कि जो पर्सन ऐसी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं विच इज़ नॉट लेविएबल टू टैक्स, दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, रिमेंबर दिस वर्ड, नॉट लेविएबल टू टैक्स। उस पर जीएसटी लगता नहीं है, वो जीएसटी के अंदर है ही नहीं, इट इज़ नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस पर टैक्स रेट जो है, उसका टैक्स रेट इज 0%। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पर जीएसटी, वो उसके जीएसटी के अंदर आता नहीं है। देखो, आता तो वो है जीएसटी के अंदर। ठीक है, जैसे बुक्स हैं, स्कूल के बुक्स जो हैं उस पर एग्जेम्प्टेड है जीएसटी। ऐसा नहीं है कि उस पर जीएसटी लगता नहीं है, उस पर जीएसटी लगता है बट 0% के रेट पे लगता है। ठीक है, बात वही है कि टैक्स पे नहीं कर रहे, लेकिन जीएसटी उस पर एप्लीकेबल है, ओनली रेट इज 0%, एग्जेम्प्टेड है वो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि स्कूल के बुक्स जो हैं वो जीएसटी के अंदर कवर्ड ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, कवर्ड तो है वो, बस 0% रेट लगता है उस पर। वेयर एज on the other hand, if you see alcoholic liquor for human consumption, वो तो परव्यू के भी बाहर है, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, कोई भी रेट का नहीं लगता, उस पर स्टेट के टैक्सेस लगते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट अंडर द परव्यू, एंड इफ यू आर सप्लाइंग सच थिंग्स विच इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, फिर आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। लेकिन इफ यू आर सप्लाइंग समथिंग विच इज एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ ए नोटिफिकेशन, दैट मीन फिर उसका मतलब है कि वो जीएसटी के परव्यू के अंदर है, बस उस पर टैक्स रेट जो है वो ज़ीरो है। तो उस केस में यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, दैट इज़ नॉट अ इशू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Aladdin Electronics is engaged in the intrastate supply of air conditioners। तो अलादीन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि एसी की सप्लाई करते हैं इंट्रास्टेट, अपने ही स्टेट में करते हैं। ठीक है, उनका टर्नओवर पिछले साल का 90 लाख रुपीज़। ठीक है, देखो दो कंडीशन उन्होंने यहाँ पे फुलफिल कर दी। एक तो इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं बस, एक 90 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, गुड्स हैं तो 10(1) 10(2) में जाएगा। तो और 1.5 से नीचे है। ठीक है, कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होगी। अब इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इट विशेस टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी वो चाहते हैं कि मुझे कॉम्पोजिशन में जाना है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं हमें कि वो एसी रिपेयर की सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ें हो गई हैं। पहले तो वो गुड्स की सप्लाई करते थे, अब वो सर्विस भी देना चाहते हैं। ठीक है, पहले वो गुड्स की सप्लाई कर रहे थे, अब वो सर्विस भी देना चाहते हैं। सर्विस का हमने एक चीज़ देखी थी 10(1) 10(2) के अंदर। अगर आपको सर्विस सप्लाई करनी है, that the amount of the service which you can provide, maximum amount of service of marginal service which you can provide along with the goods, that is 10% of your aggregate turnover in the last financial year, or 5 लाख रुपीज़ whichever is higher। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10% ऑफ 90 लाख और 5 लाख whichever is higher। ठीक है, तो 90 लाख का 10% बनता है 9 लाख। 9 लाख और 5 लाख दैट इज 9 लैक्स। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर यहाँ देखो 9 लैक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टिक कर दिया। उतनी वो क्या कर सकते हैं, सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, कितने अमाउंट की, कितने वैल्यू की। हमने क्या किया, 10% किया एग्रीगेट टर्नओवर का जो पिछले साल का था, और उसको 5 लाख से कंपेयर किया। ठीक है, 5 लाख का अमाउंट कहाँ से आया सर? सर वो तो सेक्शन में बैरक में लिखा हुआ है, 5 लाख का इन्होंने दिया हुआ है। 10% और 5 लाख विच से है, 5 लाख का अमाउंट सरकार ने दिया हुआ है कि ये अमाउंट है। ठीक है, इतना या फिर इतना अमाउंट और 10% ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल विच एवर हायर। हायर अमाउंट इसमें हमारा आया 9 लैक्स, तो हमने 9 लैक्स पे टिक कर दिया। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्विज टाइम क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। दे वर ओनली 2 क्विज टाइम क्वेश्चन फॉर कॉम्पोजिशन। ठीक है, टोटल 5 थे, हमने 3 ऊपर कवर कर लिए थे सेकेंड पार्ट में फॉर आरसीएम, और 2 हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, क्विज टाइम वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर नॉलेज। अब टेस्ट योर नॉलेज में हमने जब मेरा सेकंड पार्ट था चार्ज ऑफ जीएसटी का, जिसमें हमने आरसीएम वाले कवर किए थे, उसमें क्वेश्चन 1 हो गया था, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ये 5 क्वेश्चंस हमने पार्ट 2 में कवर किए थे, जहाँ पे हमने आरसीएम सर्विसेज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द 6th क्वेश्चन। ओके, चलो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने साथ साथ सोल्यूशन भी खोल के रखा है, सो दैट हम एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, खुद समझेंगे कि क्या होना चाहिए, एंड देन विल कंपेयर द आर आंसर विद द बुक्स आंसर। ठीक है ना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा बिकॉज क्वेश्चंस अभी 5-6 क्वेश्चंस हैं। जल्दी से ख़त्म करके चैप्टर को ओवर करते हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी से। ठीक है, अभी हमारे कितने 2 चैप्टर मैंने कवर कर लूँगा जैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। Sultan and Sons, a partnership firm based in Nagpur, is a wholesaler of a taxable product P and product Q exempt by way of a notification ओनली विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं,
एक है पी और एक है क्यू। ठीक है, पी जो है उस पर टैक्स लगता है, क्यू जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में कितनी है, 130 लाख रुपीज़। ठीक है, उन वो चाहते हैं कि हमें कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करना है अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 10। ठीक है, हाउ एवर its accountant is of the view that a person engaged in making supplies of exempt good is not eligible for the said scheme discuss। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है पी और एक है क्यू। पी पे टैक्स लगता है, टैक्सेबल है, क्यू है एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब उनका अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि क्योंकि आप एग्जाम गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मैं मेरा मानना ये है कि अकाउंटेंट इज रॉन्ग। आई से द अकाउंटेंट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज दिस इज एग्जाम्ड। ठीक है, दिस इज एग्जाम्ड, इट इज स्टिल अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। समझो बात ये बहुत ध्यान से, जो प्रोडक्ट हमारा क्यू है वो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो जीएसटी दैट इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। इट इज एग्जाम, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया क्विज टाइम के फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि उस पे जो है वो एग्जेम्प्टेड चीज़ है, प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है क्यों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इट इज़ नॉट लेविएबल टू टैक्स। उस पर टैक्स तो लगता है, 0% लगता है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं एक बार, 0% का टैक्स लगता है इस पर। ठीक है, दैट्स वाई सुल्तान एंड सन्स कैन हैप्पीली कम इनटू कंपोजिशन स्कीम। उनका टर्नओवर भी 130 लाख है, विच इज लेस देन 150 लाख, दैट इज 1.5 करोड़, उससे कम है। ठीक है, आराम से वो आ सकते हैं सेक्शन 10(1)(2) के कंपोजिशन में। ठीक है, इन्होंने नीचे एक अजम्पशन भी दे रखी है दैट इट इज़ नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो और अच्छी बात है ना, आप मैन्युफैक्चर नहीं हो नोटिफाइड गुड्स के, फिर तो आराम से हो कंपोजिशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटेंट की का व्यू जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, लेट्स सी द सोल्यूशन नाउ। देखो, आई होप दिख रहा होगा सोल्यूशन आपको, देखते हैं। द व्यू टेकन बाय द अकाउंटेंट ऑफ सुल्तान एंड सन्स इज नॉट वैलिड इन लॉ। A registered person with an aggregate turnover in the preceding financial year up to 1.5 crores is eligible for composition under section 10(1)(2), 10(1) and 2। राइट, सही है बात मेरी? ठीक है, further such person must not be engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax under this act and must not be engaged in making any interstate outer supplies। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सुल्तान एंड सन्स जो है, अगर हम क्वेश्चन दोबारा देखें हमारा, तो ये लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, ओनली विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज दे आर डूइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं कर रहे, टर्नओवर भी 150 लाख से कम है। ठीक है, तो उस अब आगे क्या होगा, ओके। इन द गिवन केस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, यस 1.3 करोड़ है, उससे ऊपर नहीं जा रही, 1.5 से ऊपर नहीं जा रही। फर्दर इट इज एंगेज इन मेकिंग ओनली इंटर स्टेट सप्लाई of goods and product be supplied is it is taxable in product Q जो है that is liable to tax though it is exempted by way of notification। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस पर टैक्स लग नहीं रहा, उस पर लग रहा है बट वो एग्जेम्प्टेड है, 0% का टैक्स लगता है उस पर। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर तो वो आती है चीज़। ठीक है, अगर नहीं आ रही होती तो अलग बात होती, बट इसमें तो आ रही है वो। ठीक है, ये बात समझो ध्यान से। ठीक है, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो लेविएबल नहीं है टैक्स पे, या फिर ऐसा कह रहा है कि वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन खत्म होता है, लेट्स गो टू 7th क्वेश्चन। जल्दी से चलते हैं, क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, क्या कहता है। अ पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 इन हरियाणा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में उसने 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड कर दिया, वो पहले था कॉम्पोजिशन में। ठीक है, दिसंबर में उसने थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 1.5 करोड़ की, उस वो क्रॉस कर लिया। Question is, will he be allowed to pay tax on the composition scheme for the remainder of the year till 31st March? वो ये कह रहे हैं कि क्या आप कंपोजिशन में रहोगे टिल द फाइनेंशियल ईयर एंड्स
Will he be allowed to pay tax on the compensation scheme? The answer is no. No, you cannot. ठीक है, जिस दिन पे आपका टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जिस दिन वो कर जाता है, उसके नेक्स्ट डे से यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, उस दिन तक माना जाएगा कि ठीक है, इस दिन पे आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ, बस दिस इज योर लास्ट डे इन कॉम्पोजिशन स्कीम। अब नाउ यू आर अ नॉर्मल टैक्स पेयर। ठीक है, आपको कुछ डिक्लेरेशन देनी पड़ेंगी अपने स्टॉक्स की या इनपुट्स की, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो लेट्स रीड दी सोल्यूशन। लुक देखो, आंसर नो था ना, ये तो नो। The option to pay tax under the composition scheme lapses immediately from the day on which the turnover of the person exceeds the specified limit, that is 1.5 crores. Just from the day on which it exceeds the limit. ठीक है, once he crosses the threshold, he is required to file an intimation for withdrawal from the scheme in prescribed form within 7 days of the occurrence of such event. तो आपको जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ, उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको एक इंटीमेशन फाइल करनी है दैट यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम दिस स्कीम। ठीक है, और जिस पर्सन ने ये इंटीमेशन फाइल करी है, दे में इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश एट द कॉमन पोर्टल अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द स्टॉक ऑफ inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn within a period of 30 days from the date from which the option is withdrawn। ठीक है, तो जो भी आप इंटीमेशन कर रहे हो, फाइल फर्निश कर रहा है, जो भी पर्सन ये कर रहा है फर्निश, उसे पोर्टल पे विद इन 30 डेज ऑफ सच डेट, जब आपने विदड्रॉ किया ऑप्शन, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है, जिसमें क्या लिखा होगा, आपके स्टॉक ऑफ इनपुट्स स्टॉक ऑफ इनपुट्स हैं, या फिर जो WIP है सेमी फिनिश्ड, या फिर जो आपके फिनिश्ड गुड्स हैं। एक हो गया, देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा है इसमें। ठीक है, एक तो जी आपका इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश, ये वाला अच्छा स्टॉक ऑफ इनपुट्स जो है ये, दिस इज रॉ मटेरियल। सेमी फिनिश जो है ये आपका है WIP, और जो आपके फिनिश गुड्स हैं ये FG है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसका आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट आपको एक फाइल करना है विद इन 30 डेज। ठीक है, ओके, और ये चीज़ें जो अब हम ये इतनी रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स ये सब की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस दिन की देनी है, ऑन द डेट ऑन विच ये ऑप्शन इज विदड्रॉन, जिस दिन पे आपने ऑप्शन विदड्रॉ किया, जिस दिन को आपका जो टर्न ओवर है दैट वेंट अबव द प्रिस्क्राइब लिमिट, उस दिन पे जितना भी स्टॉक है रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स का, वो आपको स्टेटमेंट में आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है ना, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Determine whether the suppliers in the following cases are eligible for composition levy under section 10(1) provided the turnover does not exceed 1.5 crores। तो हमें ये बताना है कि कैन दी सप्लायर्स एंटर composition scheme, और बेसिकली आर दे एलिजिबल फॉर composition scheme, और अज्यूम ये करना है कि उनका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस, मोहन एंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान इन रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। वही क्विज टाइम वाले क्वेश्चन की बात हो गई। पान मसाला में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैंने यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, यू आर ट्रेडिंग, देन यू कैन, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सेकेंड देखते हैं, सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफर इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल्स गुड मैन्युफैक्चर बाय इट इन नेबरिंग स्टेट्स। ये देखो, एक तो है सेल्स गुड नेबरिंग स्टेट्स, इन द नेबरिंग स्टेट्स, यहाँ पे आके गड़बड़ हो गई सारी, आपने इंटर स्टेट कर दिया सप्लाई। ठीक है, क्या किया आपने,
आपने कर दी इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, जैसे आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी, आपका आंसर आ गया इसमें नो। ठीक है, एट का फर्स्ट पार्ट था यस, सेकंड पार्ट था नो। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, a supplier engaged in the manufacture of goods as notified under section 10(2)(e during the previous financial year is not eligible for compensation scheme। यस, तुम्हें पता ही है, मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ही इज़ नॉट एलिजिबल। कौन से प्रोडक्ट्स हैं? आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, एट वाटर्स, फ्लाई एश ब्रिश, फ्लाई एश एग्रीगेट एंड सो ऑन। ठीक है, हाउएवर in the given case, since Mohan Enterprises is engaged in trading of pan masala and not manufacture and its turnover does not exceed 1.5 crores, he is eligible for composition scheme subject to fulfillment of specified conditions। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा मोहन एंटरप्राइजेज है, वो जो हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ही इज़ अ ट्रेडर, और ट्रेडर के केस में ही कैन ईजिली कम इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड दैट्स वाई ही इज़ एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, उनका टर्नओवर भी क्रॉस नहीं कर रहा है एंड ही इज़ अ ट्रेडर, ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका येस हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? Since supplier of interstate outward supplies of goods or services is not eligible for composition levy, Sugam is not eligible for composition levy। इंटरस्टेट सप्लाई होगी, सीधी बात थी ये तो। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या हो गया, हमारे जो सुगम मैन्युफैक्चरर हैं ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज हैज़ टू रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ business in Delhi। Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places of business is 120 लाख रुपीज़। तो दो रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं दिल्ली के अंदर ही, और दोनों का जो कंबाइंड एग्रीगेट टर्नओवर है दैट इज़ 120 लैक्स। तो 150 से नीचे है, राइट, और सिर्फ दिल्ली में है बिजनेस। लेकिन अब क्या हुआ, वो क्या चाहते हैं, वॉट दे विश दैट वी पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी फॉर वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर वाइल कंटिन्यूइंग पेइंग अंडर नॉर्मल लेवी फॉर अदर। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि एक हम एक प्लेस के लिए कंपोजिशन में टैक्स पे करेंगे और दूसरे के लिए नॉर्मल में टैक्स पे करेंगे। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका साफ आंसर है नो, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप कंपोजिशन में आ रहे हो तो हाँ, इफ़ यू आर कमिंग इन कंपोजिशन स्कीम देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर ऑल ऑफ योर प्लेस ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, विच आर अंडर द सेम पैन। अरे आप इंटर स्टेट छोड़ो, आप तो अगर आपके बाकी स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उसमें भी आपको कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा। एक पैन, अगर वो एक पैन के अंदर है तो सेम स्टेट की तो बात अलग बात सेम है वैसे, सेम स्टेट हो चाहे अलग स्टेट हो, यू हैव टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन अंडर ऑल योर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम विच इज अंडर द सेम पैन। ठीक है ना, इस बहुत सीधी सी बात है। इसका देखते हैं क्या आंसर लिखा है। 9th क्वेश्चन है, a registered person with an aggregate turnover in a preceding financial year up to 1.5 crores is eligible for compulsion levy under section 10(1) and 10(2) in Delhi। Since turnover 1.5 crore का exceed नहीं करता है, eligible हैं वो। However, ये देखो, however, all registered persons having the same PAN have to opt for compulsion scheme। If one such registered person opts for a normal scheme, others become ineligible for compulsion scheme। ठीक है, अगर आपने एक ने नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट किया, बाकी कोई भी फिर कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता। दस, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज आइदर हैव टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर बोथ द प्लेस ऑफ बिजनेस और अंडर नॉर्मल लेवी फॉर बोथ द प्लेस ऑफ बिजनेस। या तो दोनों के लिए आप कॉम्पोजिशन में आओ, या फिर दोनों के लिए ही आप नॉर्मल स्कीम में जाओ, नॉर्मल लेवी में जाओ। ठीक है, एक पे कॉम्पोजिशन एक पे नॉर्मल ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, अगर अलग स्टेट है तो भी नहीं चल सकता, सेम स्टेट है तो भी नहीं चल सकता। बहुत क्लियर बात है ये। ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, 9th भी हो गया, 10th पे चलते हैं।
चलो ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं अब क्या लिखा है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेट्स रीड इट स्लोली स्लोली। मिस्टर अजय हैज़ अ रिपेयर सेंटर विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इनका रिपेयर सेंटर है मिस्टर अजय का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रिपेयर या सर्विस किया जाता है, और वो राजस्थान में लोकेटेड है। और वो, लेकिन वो कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते। ठीक है, राजस्थान में लोकेटेड है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये बात सुनी, जैसे ही आपने ये बात सुनी कि मिस्टर अजय सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि 10.1 और 10.2 में तो आप सर्विस सिर्फ मार्जिनल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते 10.1 और 10.2 के अंदर। ठीक है, उसमें तो आप गुड्स के साथ साथ 10% और 5 लाख पचास है वैसे करके आप कर सकते हो सर्विस, लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिर्फ सर्विस कर रहे हो सर, उसमें आप 10.1 और 10.2 में नहीं आ सकते। यू हैव टू गो इन 10.2A। उसके लिए 10.2A बना रखा है, जिसमें 3% जीएसटी लगता है, इंडस्ट्री स्टेट ड्यूटी, दैट इज इफेक्टिवली 6% टैक्स हो गया। ठीक है, तो आप 10.2A में जाओ। टर्नओवर इनका 45 लाख है, देखो 50 लाख से भी कम है, 50 लाख की लिमिट है 10.2A की, उससे कम है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10.1 एंड 10.2। नो, अभी अभी मैंने क्या बोला था, सेम बात बोली मैंने, जो ये है ये हो गया आपका नो, इसमें आप सर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10.2A, 10.2A में आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, compute the amount of total tax payable by him in the current financial year, assuming that his aggregate turnover is 35 lakhs। तो इस साल का बता दिया टर्नओवर 35 lakhs, और कह दिया कि टैक्स निकालो अगर वो 2A में फॉल कर रहा है तो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। Will your answer be different if Mr. Ajay procures few items required for providing repair services from neighboring state of Madhya Pradesh? ओके, ये पूछ रहा है कि अगर मिस्टर अजय प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज इनवर्ड सप्लाईज ले रहे हैं इंटरस्टेट की, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज, यस, दैट इज ओके, यू कैन टेक दैट। ठीक है, उस माई आंसर विल बी सेम। ठीक है, बिकॉज इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज आपके लिए अलाउड है, आपको आउटवर्ड सप्लाई नहीं करनी इंटरस्टेट, बाकी इनवर्ड सप्लाईज आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेम। टैक्स कैलकुलेट करना है, देखते हैं टैक्स, मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल देता हूँ अपना। ठीक है, फिर हम टैक्स इसका कैलकुलेट करते हैं। ओके, 35 लाख का अमाउंट है ये, टैक्स बनेगा इस पर 35 lakhs इंटू 6%, दैट इज 3% CG प्लस 3% SG। ठीक है, कितना बना 35 lakhs का, 0.06, ये हो गया 2,10,000 रुपीज़। ठीक है, एक बार आप भी खुद से कैलकुलेट करके देखना, 2,10,000 रुपीज़ बनना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2,10,000 रुपीज़ का मेरा टैक्स अमाउंट आ गया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, रीड करते हैं क्या लिखा है। देखो, पहले तो मैंने सेक्शन 10(1) चला दिया यहाँ पे, टर्नओवर लिमिट आ गई 1.5 करोड़। ठीक है, लेकिन सर्विस आप दे सकते हो 10% और 5 लाख, जो मैंने बात करी अभी। ठीक है, ये पैराग्राफ में बस 10(1) बता रखा है, और मार्जिनल सर्विस का बता रखा है। ठीक है, आगे हमारा केस क्या कहता है वो देखते हैं सीधा। अजय जो है एक्सक्लूसिव सप्लायर सर्विसेज का, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(1) एंड 10.2। सीधी सी बात है।
अब 10(2) में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आप 6% पे टैक्स पे कर सकते हो, राइट। Thus, in view of the above mentioned provisions, Ajay is eligible to avail compulsion scheme under section 10(2) है, क्योंकि उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, 45 लाख से, सॉरी 35 लाख से। नहीं नहीं रुको, प्रीवियस ईयर में कितना था, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं वापस, कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। हाँ प्रीसीडिंग ईयर में तो देखो 45 लाख से, मैं सही, हाँ ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर में 45 लाख से, इस साल 35 है। हम तो पिछले साल का देखते हैं ना, तो 45 है, 50 से कम है, तो आराम से आप जो है इसमें आ जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जब टैक्स पे करने की बात आई, टैक्स पे आप करोगे 6% पे, ठीक है। तो हमारा 35 लाख का 6% हो गया 210, ठीक है। मैंने इतना ही टैक्स निकाला था अपनी शीट में भी, देख लो एक बार, 2 लाख, 2,10,000, सही अमाउंट, 2,10,000, 35 लाख का 6% किया यहाँ मैंने, बिल्कुल जैसा ISI ने भी किया, राइट। चलो, टैक्स का अमाउंट हमारा आ गया। अब बात होती है इनवर्ड सप्लाई की, जो प्रोक्योरमेंट्स की बात थी, एक बार वो देख लो। A registered person cannot opt for compulsion scheme under section 10(2)(a) if he is engaged in making any interstate outward supplies. Outward supplies करो तो हमको पता है कि आप नहीं कर सकते compulsion में opt. However, there is no restriction on interstate procurement of goods. Hence, answer will remain the same even if Mr. Ajay procures few items on neighboring state of Madhya Pradesh. Answer will remain the same. ठीक है, क्योंकि इनवर्ड सप्लाईज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज भी कर सकते हो, आउटवर्ड सप्लाईज आपको इंटरस्टेट नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक ये, एक बार इसको टिक मार्क करके आगे चलते हैं। लेट्स रीड, क्वेश्चन 11th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स रीड इट। Messrs United Electronics, a registered dealer, is supplying all types of electronic appliances in state of Karnataka. तो मैसेज यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सप्लाई करते हैं, गुड्स की बात आ गई है, ठीक है। टर्नओवर उनका एग्रीगेट है 120 लैक्स लास्ट ईयर में, तो 150 से कम है, ठीक है। 10(1), 10(2) में जा रही है बात हमारी। द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑफ सच अप्लायंसेस फ्रॉम करंट फाइनेंशियल ईयर। सर्विस देना चाहते हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस की, दे सकते हो आप 10% और 5 लाख विच हायर, दे सकते हो आराम से। With reference to provisions of CGST examined whether the firm can opt for compulsion scheme under section 10(1) and 10(2) for the current financial year as turnover may include supply of both goods and service. If yes, up to what amount the service can be supplied? सीधा सा आंसर है इसका 10(1), 10(2) में आप आ सकते हो, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है, दैट इज लेस देन 150 lakhs, 120 lakhs है ना, दैट इज लेस देन 150 lakhs, सो यू कैन हैप्पीली कम इनटू कंपल्शन स्कीम। आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक्सेप्शन में आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आराम से आ सकते हो। सर्विस देना है, सर्विस किस अमाउंट की दे सकते हो, दैट इज 10% ऑफ 120 lakhs और 5 लाख विच एवर इज हायर। यहाँ पे आ गया 12 लाख और 5 लाख, सॉरी और 5 लाख। यहाँ पे मैं चूज करूँगा अपना 12 लैक्स, ठीक है। हायर कौन सा है ना, हायर देखना होता है, यू हैव टू सी विच वन इज हायर। हायर इसके साथ 12 लैक्स है, सो 12 लैक्स तक की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला पहला क्या पूछा था उसने कि कॉम्पिटिशन में आ सकते हो या नहीं आ सकते, ठीक है। 1.5 करोड़ से नीचे आपकी, तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, यस सर है, इंटर से सप्लाई करते हो, ठीक है। अब और मार्जिनल सर्विस की आपको हमने परमिशन दिया है अंडर 10(1) and 2, ठीक है। 10 यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम, और क्योंकि आपके टर्नओवर 1.5 से कम है और आप कोई इंटर स्टेट आउटर सप्लाई नहीं करते हो, वो सिर्फ कर्नाटका के स्टेट में, जो भी आई थिंक कर्नाटका स्टेट लिखी हुई थी उसमें आप उसी में सप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम। ये हमारा डन है,
नेक्स्ट पार्ट जो बात आती है, कितना कितने कितने वैल्यू तक आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर compensation स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) and 10(2) कैन सप्लाई सर्विस अदर than restaurant service for a value up to 10% of the turnover in the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher in the current financial year। तो आपका हो गया 10% ऑफ 20 lakhs और 5 लाख whichever is higher। तो अमाउंट बन गया मेरा 12 लाख रुपीज़। सेम अमाउंट जो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया था, 12 लाख रुपीज़। ठीक है, यही वाला अमाउंट हमको आई से इन्हें भी बता दिया, 12 लैक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया वो सारा कुछ। ये क्वेश्चंस आपको अगर देखो, अगर आपको बेयर एक्ट समझ आ गया ना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार बेयर एक्ट अच्छे से समझना है, समझ के आप फिर उसको अप्लाई करो, आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद रह जाएंगी और क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आपको कभी कभी लग सकता है कि मुझे याद नहीं हो रही चीज़ें, बट नहीं, अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपको अपने आप ही माइंड में क्लिक करेगी वो चीज़। ठीक है, ओके, चलो, यहाँ पे चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर हमारा एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक दैट ओनली इज द नेक्स्ट चैप्टर इन द ऑर्डर ऑफ दिस मटेरियल। प्लेस ऑफ सप्लाई है नेक्स्ट चैप्टर, वो भी एक वास्ट चैप्टर है। पहले वो सीए फाइनल में हुआ करता था, जब मैं जब था इंटरमीडिएट में इन May 24। तो वो पहली बार आया था प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे इंटरमीडिएट में। उससे पहले वो फाइनल में होता था। ठीक है, वो भी बेसिक चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना उसको। हम बस डिटरमाइन करते हैं कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस और गुड्स है, हम वो देखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, देन प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी या कुछ भी सजेशन हो आपका, मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो, सो दैट आई कैन सी इट एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। ठीक है, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम थ्रू द कमेंट सेक्शन। कोई भी कुछ क्वेरी है, एनीथिंग, आप यू कैन फ्रीली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी, let's I'll come with the next lecture soon। Okay, yeah।